Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Riya Saini. I have secured All India rank 22 in UPSC CSE 2024. This was my third attempt, and in my second attempt through the reserve list I had been allocated to the to IRTS, and in my first attempt I could not qualify for prelims. My optional was sociology and I am an engineer by background. Today I will be sharing with you my prelim strategy और जितने भी resources मैंने follow किए. I try to stick to the basic resources because हज़ारों resources अभी market में available हैं, इसलिए मैंने सिर्फ basic resources को multiple times revise किया है. तो उसमें सबसे पहले अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज़ कॉल्ड द बाइबल, दैट इज़ लक्ष्मीकांत. आई मस्ट हैव रेड इट एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स थ्रू द जर्नी, और वो भी थरली उसको बहुत अच्छे से रीड किया है. सेकेंडली इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन वो रेफ़र किए थे. इकोनॉमी के लिए मैंने और कोई भी रिसोर्स रेफ़र नहीं किया. एंड ऑफ कोर्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वो आप समरी किसी भी कोचिंग की देख सकते हैं, वो सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है. थर्डली जोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ऑफ कोर्स NCERTs 9th to 12th आर नेसेसरी, तो वो मैंने की, बट मुझे वो सफिशेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने PMF IAS के नोट्स भी रेफ़र किए हैं जो कि फिर से फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन. थर्डली फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आई रेफ़र टू स्पेक्ट्रम, दैट इज़ इट. मैंने बिपिन चंद्रा रेफ़र नहीं की. उसके अलावा मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है वो रेफ़र की थी. और मिडीवल एंड एंशिएंट आर्किटेक्चर, मिडीवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री इन जनरल के लिए मैंने लूसेंट को रेफ़र किया था. भले ही वो इतने अच्छे से मैं रेफ़र नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत एक्सटेंसिव है, बट लूसेंट एंड बिट ऑफ ओल्ड NCERTs मैंने रेफ़र की थी फॉर हिस्ट्री. एंड एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक इन जनरल मैंने जो PT 365 आती हैं विजन IAS की वो रेफ़र की थी. उसके अलावा मैंने एक प्रीलिम्स के लिए शिवन सर का कोर्स भी लिया था, साइंस एंड टेक एज वेल एज एनवायरनमेंट, वहाँ से मैंने रेफ़र की थी. आई हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज माई पेरेंट्स वर पोस्टेड हियर, बट आई डिड नॉट गो टू ORN. रीज़न बीइंग कि वहाँ पर थोड़ा पहली बार टाइम लिमिटेशंस हो जाती हैं ट्रैवलिंग में और कम्यूट करने में, तो घर पे रह के मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहती थी. प्लस यहाँ पर मेरे घर पे थैंकफुली एक अच्छा एनवायरनमेंट मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई ने प्रोवाइड किया था, इसलिए मैं दिल्ली में रह के भी ORN में नहीं गई और मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफ़र किया है. पहले इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स रेफ़र किए हैं जो कि हर जगह अवेलेबल हैं फ्रीली. सेकेंडली मैंने जोग्राफी के लिए मैपिंग वीडियोस के लिए सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियोस आती हैं, ये मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले की थी. बहुत ही ज़्यादा लेंदी सीरीज़ है, बट इट हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मैपिंग. सो इफ़ यू डू हैव द टाइम देन यू कैन रेफ़र टू दोज. जोग्राफी के लिए मैंने PMF IAS के नोट्स भी रेफ़र किए हैं जो कि फिर से अवेलेबल हैं ऑनलाइन फ्रीली. For sociology, I refer to 3 test series through the course of 3 to 4 years in my 3 attempts. That was IAS Gurukul, Triumph IAS and Level Up IAS. Level Up IAS से मैंने क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज़ ली थी फॉर 3 months. तो उसके वो भी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अवेलेबल है, और ये बाकी टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन मोड में मैंने दी थी. फर्स्टली आपने जितना पढ़ा है ट्राई टू रिवाइज दोज इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड न्यू रिसोर्सेज. If you have left something then you can look for it, but अभी मैं एडवाइस करूँगी कि जितना आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज़ करिए, क्योंकि अभी टेलीग्राम ग्रुप्स फ्लड हो जाएंगे कि क्लियर प्रीलिम्स इन 30 days, क्लियर प्रीलिम्स इन 20 days, 5 days वाली स्ट्रैटेजी से, तो प्लीज़ उससे बचिए. बेसिक बुक्स जो हैं, जो भाई
लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए जिससे आप इंश्योर कर सके कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो. सेकेंडली, करंट अफेयर्स ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, बट उसके पीछे आप स्टैटिक को मत भूलिए. अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो अबाउट 70% ऑफ द टाइम शुड बी अकॉर्डिंग टू मी एलोकेटेड टू स्टैटिक रादर देन करंट अफेयर्स, बिकॉज वो करंट अफेयर्स वैसे भी बहुत ऑब्सक्योर होते हैं, वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं इन जनरल. थर्डली, मैं फोकस करूँगी PYQ पे, और PYQ सिर्फ सॉल्व करने पे नहीं बट PYQ के नोट्स बनाने पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाय नोट मेकिंग व्हाट आई मीन इज टेक all the questions from 2013 onwards and every keyword that you find in PYQ, including that in the question as well as in the options. You should have at least 2 to 3 lines ready about every keyword, because many a times options repeat as questions in the future and PYQ is a guide कि आपको prelims के लिए कैसे तैयारी करनी है. तो ये तो बात थी last month strategy की, but since I have given 3 prelims, I have had experience enough to talk about the entire strategy. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था लक्ष्मीकांत से, बिकॉज पॉलिटी से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इन जनरल प्रीलिम्स की हो जाती है और हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता है. पहली बार मुझे लक्ष्मीकांत पूरी करने में आई थिंक 15 to 20 डेज लग गए थे. उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स के बाद वो टाइम कम होता जाता है, बट ऑफकोर्स आई थिंक at least 3 to 4 times before you appear for your first prelims, you should be done with Lakshmikant. Secondly, मैंने स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रम से, दैट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. उससे भी क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगता था इसलिए मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किया. अगर आपको कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं. अगर अच्छा रहेगा अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपका सिलेबस दोनों सब्जेक्ट्स में एक साथ बढ़ता रहेगा. थर्डली, मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमी के लिए. उसमें स्टार्टिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं था और बहुत अलग अलग जगह मैंने देखा बट समझ नहीं आया. तो मृणाल सर की जो फ्री टेस्ट वो फ्री लेक्चर्स थे, नॉट लेक्चर्स बट द डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने रेफर किए थे एंड दे आर वेरी एक्सटेंसिव, दे आर वेरी बल्की ऑफ कोर्स. तो फर्स्ट टाइमर्स को थोड़ा डर लग सकता है, बट आपका ये इंश्योर करेगा मृणाल सर के नोट्स कि आपको मेंस में भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो. उसके बाद एक बार आपने हर बेसिक सिलेबस कवर कर लिया है, उसके बाद ही आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें. पहली बार में आप प्लीज़ नोट्स मत बनाइए, क्योंकि मैंने भी ये गलती एक बार की थी लक्ष्मीकांत की. फिर मैंने एक 100 पन्ने की अलग से बुक बना दी थी जो अभी तक शेल्फ पे पड़ी है और मैंने उसको कभी देखा भी नहीं उसकी तरफ. तो पहली बार में पहले पूरे सिलेबस कंप्लीट करने से पहले नोट्स बनाने मत बैठिए, उसके बाद करिए और फिर स्लोली उसको शॉर्टन करते जाइए. एंड क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं, वो उसका सबसे बड़ा गाइड आपके लिए होगा आपके PYQs. ऑफकोर्स बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं एंड आप ले सकते हैं उन्हें. ऑफकोर्स आप 10 से 12 या 12 से 15 आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए फाइनल डे पे. बट PYQs को आप प्लीज़ इग्नोर मत करिए. एटलीस्ट 1 घंटा पर डे आप PYQs पे फोकस करिए. एंड फॉर करंट अफेयर्स मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जो कि बहुत सिंपलिस्टिक थी. पर डे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी. दैट इज़ आई यूज्ड टू रीड द हिंदू. यू कैन रीड एनी, यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, वट एवर यू विश. और उसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मंथली मैगजीन्स में कंपाइल होके आता है. बट अगर आपको कोई अच्छा एग्जाम्पल उसमें से मिलता है तो वो आप एग्जाम्पल या केस स्टडी या कोट, तो वो आप बाद के लिए अपने मेंस के लिए आप लिख के रख सकते हैं साइड में, तो वो आपको हेल्प करेगा मेंस में. और हिंदू के अलावा मैंने मंथली मैगजीन रेफ़र की थी, मैंने विजन मंथली मैगजीन रेफ़र की थी. बट आप कोई भी कोचिंग जो भी आप चाहते हैं उसकी मंथली मैगजीन आप रेफ़र कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग में जब हम करते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड वे में ही मूव फॉरवर्ड करना है, दैट इज़ प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ. तो जब मैं पढ़ती थी तो लक्ष्मीकांत लोग बोलते हैं कि मेंस के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, बट मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि जब मैं प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रही होती थी तो लक्ष्मीकांत में मैं किसी दूसरे कलर के पेन से बस वो चीज़ें मार्क कर देती थी जो मुझे बाद में मेंस में काम आएगी, जैसे कि कोट्स हो गए या फिर मेजर आर्टिकल्स हो गए जो कि कहीं प्रीलिम्स में शायद ना पूछें बट मेंस में पूछ सकते हैं, तो वो बाद में आफ्टर प्रीलिम्स मैं देख लेती थी. तो ये ऐसे इंटीग्रेटेड करके मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ती थी. बट जो बिगनर्स हैं स्पेशली, जैसे प्रीलिम्स पास आता है तो अबाउट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्टर्स आई थिंक 3 महीने आपको सोली प्रीलिम्स को देने चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में सबसे बड़ा कट लगता है और सबसे
डिफ़िकल्ट भी बहुत लोग मानते हैं प्रीलिम्स को निकालना, क्योंकि बहुत कम लोग उसको क्वालिफाई कर पाते हैं आउट ऑफ द पीपल हु आर अपीयरिंग। तो 3 महीने अगर आप दे पाएँ फर्स्ट अटेम्प्टर्स उस तो अच्छा रहेगा। अगर आपने पहले भी क्लियर कर रखा है तो देन आई थिंक यू आर वेल वर्स्ड विद इट, तो 2 months और 1.5 months विल बी इनफ फॉर प्रीलिम्स। तो रही बात PYQ एनालिसिस की, तो मैंने क्या किया था कि 2013 से 2023 या 24 तक के पेपर्स डाउनलोड कर लिए थे, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे या कहीं भी और। फिर उसमें से मैंने कीवर्ड्स छांटने की कोशिश की थी, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फॉर फर्स्ट टाइमर्स। तो उसके लिए देयर आर मैनी रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। बहुत बुक्स आती हैं जिसमें ईयर वाइज PYQs रहते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज PYQs रहते हैं, जैसा भी आप चाहें। मैंने आई थिंक सुनिया IAS की एक बुक रेफ़र की थी PYQs के लिए, तो उसमें ईयर वाइज PYQs थे, प्लस उनके कीवर्ड, हर कीवर्ड के थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी था, जिससे कि मेरा नोट मेकिंग फॉर PYQ बहुत ही आसान हो गई थी। तो ये मैं कहना चाहूँगी। तो बिगनर्स के लिए PYQ एक गाइड रहेगी, बट डिफ़िकल्ट हो सकता है उनके लिए इनिशियली, तो आप एक बुक कोई ख़रीद सकते हैं, कोई भी जो भी मार्केट में अवेलेबल हो। तो कितने मार्क्स देने चाहिए, ये हमेशा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि जब तक आप 10,000 क्वेश्चंस नहीं लगाते तब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नहीं है। पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालाइज करनी पड़ेंगी। काफ़ी लोग के लिए एक्यूरेसी इज़ नॉट एन इशू, तो वो लोग 2-3 मार्क्स अगर देते हैं और उन्हें लगता है कि कंसिस्टेंटली वो एक नंबर के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो फिर आपको 4-5 से ज़्यादा मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स आपके लिए इशू है, तो कॉन्फिडेंस के लिए ही सही आप पहले तो 10 से 15 मार्क्स दे दीजिए, और आप PYQs भी ईयर वाइज लगाइए। ईयर वाइज टोटली आप एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए कि 2013 का पूरा साल का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, जैसे कि आप कोचिंग का किसी भी PYQ को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रैटेजी रहेगी। तो डिपेंड करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप 50 मार्क्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है CSAT। Many people tend to ignore it, but CSAT जब नहीं होता है उसकी वजह से प्रीलिम्स रह जाता है, तो इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नॉट इग्नोर CSAT। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि पुराने 5 साल के पेपर्स मैंने उठाए थे और मैंने उनको सॉल्व किया था। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि इतनी बड़ी इशू नहीं आना चाहिए, और मैंने ये एनालाइज़ किया कि मेरे रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, मैथ्स में कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, और इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। तो उससे वन कैन एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो कुछ लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एज है। तो कुछ लोग रीजनिंग में अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एज है। तो स्ट्रेंथ वीक पॉइंट्स को तो आपको ऑफ कोर्स वर्क करना ही है। उसके लिए आप कोई भी, मैंने एक फ्री यूट्यूब वीडियोस कोई थी ऐसे ही रैंडम, तो मैंने उनको रेफ़र किया था। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो वो साथ साथ सम सॉल्व कराते थे, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। तो वीक एरियाज़ को आप ऐसे फोकस करिए, बट डोंट लेट गो ऑफ योर स्ट्रेंथ्स ऑल्सो, बिकॉज इफ इंग्लिश इज योर स्ट्रेंथ देन यू डू नॉट नीड टू फोकस entirely और completely on maths and reasoning also। थोड़ा बहुत of course आप देखेंगे। तो ऐसे अपनी strengths और weaknesses analyze करने के बाद, लास्ट के 5 साल के पेपर्स सॉल्व करने के बाद आपको समझ आएगा। और CSAT को प्लीज़ इग्नोर मत करिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़, पहली बात तो आपको 100 टेस्ट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कोई एक भी कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए। सेकेंडली, टेलीग्राम ग्रुप्स पे बहुत सारे रहते हैं चैनल्स जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहती हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग ऑफलाइन जाके एक बार ख़रीद सकते हैं, मार्केट में भी आई थिंक बहुत सारी ऐसी बुक स्टोर्स हैं जहाँ से आप लोग उन टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं इन ऑफलाइन एंड अ मोर अफोर्डेबल मैनर। तो जब हम ऑनलाइन प्रीलिम्स टेस्ट देते हैं तो बहुत बार अपने घर में या फिर कहीं कंफर्टेबल जगह पर फ़ैन या फिर AC में बैठकर देते हैं, तो कभी कभी वो रियल टाइम एनालिसिस हमारा नहीं हो पाता, और बहुत बार हम कभी कभी टाइम एक्सीड कर देते हैं या फिर थोड़ी बहुत बुक में देख लिया टेस्ट देते हुए। तो फॉर दैट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियल टाइम एक दो बार एटलीस्ट 2-3 बार हम अपने आप को इवेलुएट कर लें। उसके लिए अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ किसी कोचिंग से ज्वाइन की है तो हमेशा वो ऑप्शंस रहते हैं कि टेस्ट सेंटर में आप जाके वो टेस्ट दे सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट एनरोल्ड इन एनी कोचिंग्स टेस्ट सीरीज़, तो अगर आपको
रियल टाइम इवैल्यूएशन करना है तो आप किसी स्कूल में जाकर या फिर कहीं किसी ऐसी जगह जाकर जहाँ पर इतनी हम तेज़ फ़ैन नहीं चल रहा है या फिर गर्मी है, वहाँ जाकर अपने आप को इवैल्यूएट करिए और 3 घंटे या फिर उसमें 2 घंटे होते ही टाइमर अपना बंद कर दीजिए एंड बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट, क्योंकि रियल टाइम इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने की थी। मैंने घर पे बैठ के आराम से अपने टेस्ट लिखे और तब तो मेरे मॉक्स में भी ऑनेस्टली बहुत अच्छे नंबर आते थे और मुझे कोई चांस ही नहीं लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। बट मैंने जब फाइनली एग्ज़ाम हॉल में जाकर टेस्ट दिया तो पहली बात तो आई सकम्ड अंडर द प्रेशर, आई स्टार्टेड चोकिंग, वैसे कि डर लगने लगा मुझे बहुत ज़्यादा। आई स्टार्टेड शिवरिंग और उस वजह से मैंने मार्क भी नहीं किए क्वेश्चंस ऑन दी OMR इटसेल्फ। लास्ट में 5 मिनट बची थी तब मैंने मार्क करना स्टार्ट किया और उसके चक्कर में बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस रह भी गए और फाइनल डे पे मुझे ये भी नहीं पता था मैंने मार्क क्या किया है। तो ये गलती हो जाती है स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एटलीस्ट 2-3 बार OMR शीट पे मार्क करके कहीं रियल लाइफ में आप अगर एवेल्युएट कर पाएँ, अगर टेस्ट दे पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो जो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मेरा ऐसा एम रहता था कि एटलीस्ट 90+ मैं अटैम्प्ट करूं। तो सेकंड पेपर में मैंने आई थिंक 92 अटैम्प्ट किए थे क्योंकि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था और थर्ड अटैम्प्ट में मैंने 96 अटैम्प्ट किए थे। थोड़े ज़्यादा हो गए थे वो मेरे हिसाब से, मैंने 2-3 थोड़े वाइल्ड गेसेस मार लिए थे जो मुझे नहीं मारने चाहिए थे। बट आई फील अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं है तो 90+ इज़ अ सेफ ऑप्शन। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है और जो कि आपको पहले सॉल्व करके पता चल जाएगा तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। बट मोस्टली जितने भी लोग मैंने देखे हैं जो कंसेक्यूटिवली प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं वो 85 to 95 की रेंज में ही क्वेश्चंस मार्क करते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि पेपर एक्सट्रीमली टफ आ गया और ऐसा लग रहा है कि एकदम से पैटर्न क्वेश्चंस का जब चेंज होता है स्पेसिफिकली तब लोग डर जाते हैं। तो ये मेरे साथ मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में इन जनरल हुआ था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं था तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैं फिर भी थोड़ा स्केप्टिकल थी कि इस बार भी होगा कि नहीं। तो मैंने पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा तो पहले 15 क्वेश्चंस जो थे वो आर्ट एंड कल्चर और मिडीवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री से थे जो मेरे वीकेस्ट पॉइंट्स हैं। तो उनमें हमेशा मेरे सबसे ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। तो उस टाइम अपने आप को बस ये समझाना है कि अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और फिर भी आपको अगर पेपर टफ लग रहा है तो जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में सीरियस हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको पेपर टफ लग रहा है। तो टेक अ मिनट टू योर सेल्फ, breathe, take deep breaths or shift to the topic or the subject that you are most comfortable with initially। तो मैंने उन 15 क्वेश्चंस को 15-20 क्वेश्चंस को मैंने सीधा स्किप किया। फिर मैंने देखा शायद पॉलिटी या इकोनॉमी में से कुछ था जो कि मेरे लिए कंफर्टेबल था तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया मार्क करना, जिससे मेरा थोड़ा कंफर्ट लेवल फिर बढ़ने लगा। फिर मैंने देखा कि ऑल्दो क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो बहुत चेंज हुआ था, लेकिन यूपीएससी ने ऐसा किया था कि अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैंने किया। आई टुक अ डीप ब्रेथ, आई शिफ्टेड टू द टॉपिक्स विच आई वॉज कंफर्टेबल विद पहले। फिर बाद में आई केम बैक टू आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मिडीवल जब लास्ट में जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था। लेकिन पहले मैंने सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस किया और अगर आपको लग रहा है आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा। वो टफ क्वेश्चंस कभी भी कट ऑफ को डिटरमाइन नहीं करेंगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो सबके अलग अलग मेथड्स रहते हैं। तो मेरे पापा हमेशा सजेस्ट करते थे कि मैं तो 1-2 दिन पहले ही किताबें बंद कर दूं। कहते हैं कि लॉन्ग टर्म से जो पढ़ा है वही मेमोरी में आएगा। तो मैं वो तो नहीं कर पाती थी, बट एटलीस्ट मैं 7-8 बजे रात को किताबें बंद कर देती थी। फिर जो भी आपको करना है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, आपको वॉक पे जाना है, आपको रन पे जाना है, इफ़ यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, वांट टू वॉच मूवी, डू एनीथिंग, आप ट्राई करिए कि 7-8 बजे आप बंद करके थोड़ा रिलैक्स करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है वही आपको फाइनली हेल्प करेगा। और बेटर सिमुलेट करने के लिए एक हफ्ते पहले से ही आप उसी एग्ज़ाम कंडीशंस में आ जाइए कि अगर आपका इस बजे टाइम है तो उस टाइम आप ट्राई करिए कि आप अलर्ट रहें, कि उस टाइम आप सो नहीं रहे हैं, आप ट्राई करिए कि आप पढ़ रहे हैं उस टाइम। तो मुझे थोड़ी आदत थी आफ्टरनून नैप्स लेने की, बट आई न्यू कि दैट वुडंट बी पॉसिबल इन प्री और इन मेंस। तो एटलीस्ट 20 दिन पहले से मैं वो नैप्स लेना बंद कर देती थी, जिससे कि फाइनल डे पे मैं उस टाइम पर अलर्ट रहूँ। और खाना ऑफ कोर्स आप बाहर का अवॉइड करिए, एकदम सिंपल खाना, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वैसे पानी ज़्यादा पीते रहिए, एंड वैसे जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जस्ट बी योर सेल्फ, डोंट
fret about it too much. Don't treat it as the end day. Treat it just like a normal mock day test. लास्ट डे के लिए, इनफैक्ट लास्ट वीक के लिए मेरी एक और बेसिक एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ मॉक्स देना बंद कर दीजिए. अगर आपको PYQs फिर से रिवाइज करने हैं या जो आपने नोट्स PYQs के बनाए होंगे, डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. कोचिंग के मॉक्स देना एक हफ्ते पहले प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि फालतू में आप डिमोरलाइज होंगे. ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फाइनल डे पे आएंगे भी नहीं और आप फालतू में ही डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे. और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मेंस में भी ऐसा करती थी. मैं मॉक्स देना बंद कर देती थी. प्रीलिम्स में भी एक हफ्ते से पहले मैं मॉक्स देना बंद कर देती थी. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो फाइनल डे टिप ये भी होगी कि अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं या फिर अगर आपका टेस्ट सेंटर ऐसी जगह पड़ा है जहाँ की लोकेलिटी का आपको आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ एक दिन पहले या तो आप या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली में से कोई अगर जाके टेस्ट सेंटर एक बार देख सकता है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो फाइनल डे पे पैनिक जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होने से बचा सकता है आपको. और आपके पास ऑलरेडी बहुत टेंशन होगी उस दिन के लिए, तो आप लेट पहुंचना उस दिन अफोर्ड नहीं कर सकते. बहुत बार आपकी गलती नहीं भी होती है, बट ऐसा हो जाता है. तो एटलीस्ट 1 घंटे का मार्जिन स्टार्टिंग मतलब जब क्लोज होता है गेट उससे पहले एटलीस्ट 1 घंटे का मार्जिन आप लेके चलिए. आप वहाँ पर भले ही बैठ के रेस्ट कर लीजिए या जो भी. प्लीज़ ये गलती मत करिए कि आप लेट पहुँच रहे हैं किसी भी तरह. एक और सवाल मेरे पास आता है कि CSAT और GS के बीच जो 2 घंटे होते हैं प्रीलिम्स में, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए. तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बैठ के कुछ पढ़ रहे हो, क्योंकि CSAT इन जनरल इज़ लॉजिक बेस्ड, तो उसमें आपको लास्ट मिनट पढ़ाई करके इतना कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है. अगर आपको 2-3 फॉर्मूले फिर से रिविजिट करने हैं, 3-4 फॉर्मूले, इफ़ इट इज़ टेकिंग अराउंड 10 minutes or 15 minutes, देन इट्स फाइन, देन यू कैन लुक फॉर इट. बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 1.5 घंटा आप रेस्ट करिए आराम से. आप उसमें थोड़ा बहुत लाइट कुछ खा लीजिए. कुछ आपको एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीना हो या फिर कुछ भी पीना हो वो पी लीजिए, चॉकलेट खानी हो, बिकॉज CSAT में थोड़ा लॉजिकल रहता है और इंसान पहले ही थक गया होता है GS में गर्मी में बैठकर. तो आप रेस्ट कर लीजिए. अगर कोई आपको जगह आसपास मिल रही है, रेस्टोरेंट या फिर कुछ जहाँ पर फ़ैन चल रहा है, या फिर ऐसी जगह आप जाके बैठ जाइए. बट हाँ, ऑफकोर्स टाइम से वापस आ जाइए CSAT के लिए. तो ये क्वेश्चन बहुत ऑफन पूछा जाता है कि क्या दिल्ली आना नेसेसरी है. आई डू नॉट थिंक दिल्ली आना नेसेसरी है, स्पेशली जब से डिजिटल इंडिया आया है. आई थिंक इंटरनेट इज़ अवेलेबल पैन इंडिया. तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो फ्री रिसोर्सेज आपके पास बहुत अवेलेबल हैं. अगर आपको कोचिंग भी लेनी है तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल. तो आई डू नॉट थिंक दैट, पर्सनली आई डू नॉट थिंक कमिंग हियर इज़ नेसेसरी. इफ़ यू थिंक इट प्रोवाइड्स यू अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देन यू कैन डेफिनेटली डू सो. बट आप घर पे रहकर भी उतनी ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. Give you some advice कि please stick to the basic resources, revise them as many times as you can. Do not fret over the current affairs. एक क्वेश्चन गया, 2 क्वेश्चन गए, कोई बात नहीं. करंट अफेयर्स पे इतना फोकस मत करिए और अबाउट 15 दिन के बाद मॉक्स देना बंद कर दीजिए. सिर्फ PYQs पे फोकस करिए और उन्हें रिवाइज करते रहिए. And this was my strategy. Thank you so much for being here with me. Thank you.